Welcome back all CA Inter students. Let's start with our discussion on audit and auditors. आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स. इसके बाद डेमो भी हमारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे. आपको बचे हुए जो भी लेक्चर्स हैं वो मिलने वाले हैं ऐप पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एडमिन कॉस्ट पे. सो मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द लेक्चर्स प्रॉपर्ली. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. गो एंड चेक इट आउट. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग सेक्शंस जो कि बचे हुए हैं. कौन कौन से हमारे 143, 145, 146, 147, 148. तो ये जो बचे हुए आखिरी 5 सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें सेक्शन नंबर 143 सबसे बड़ा होगा एंड बचे हुए चिट्टू सेक्शंस तो हम लोग बहुत क्विकली कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहले सेक्शन 143 किसके बारे में बात करेगा? सेक्शन 143 में अप्रोक्सीमेटली देखो इतने सारे सबसेक्शंस है. अगर आप एक बार भी गो थ्रू करोगे सारे कंप्लीट नोट से तो आपको पता चलेगा सेक्शन नंबर 143 में टोटल 15 सबसेक्शंस है. कितने हैं? 15 सबसेक्शंस तक हमें पहुंचना है. और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला सबसेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1. यूजुअली आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं या देखते भी नहीं है, बट ऑडिट में ये चीज आती है. सो एक बार यहाँ पे अच्छे से करना. क्या पता शायद ऐसा हो कि लॉ का क्वेश्चन ऑडिट में पूछ ले, ऑडिट का क्वेश्चन लॉ में पूछे. इंस्टीट्यूट ये कर सकता है क्योंकि सेक्शन 143 इज अ कॉमन सेक्शन इन बोथ द सिलेबस. ठीक है, बोथ द सब्जेक्ट्स. तो इसीलिए सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 किस पे बात करता है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स. अब ध्यान से सुनना, पावर्स के रिगार्डिंग उन्होंने सिर्फ 3 पावर्स लिखे हुए हैं. कौन से 3 पावर्स लिखे हुए हैं? एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वाउचर्स, कि आप जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ऑल द टाइम उसका एक्सेस रखिए. कहां पे रखना है? एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस. ध्यान से सुनना. अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है क्या? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है. मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने की पावर क्या मेंबर्स को होती है क्या? ये मेरा आपसे सवाल है. आई नो कि आप लोग बोल नहीं सकते हो, मुझ तक आपका आंसर नहीं आएगा, बट आई होप सो आपने करेक्ट आंसर दिया होगा एंड द आंसर इज नो. आप कहोगे मैम हमने तो यही पढ़ा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो इंस्पेक्शन है वो मेंबर्स कर सकते हैं. नहीं, आपने ये पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंस्पेक्शन है वो मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ही सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं. सो इसीलिए ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स है, बट उसमें कंफ्यूजन होता है एंड एमसीक्यू में ऐसे पॉइंट्स आईसीएफ पूछता है. सो सबसे पहला पॉइंट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो पावर्स दिए हैं उसमें से सबसे पहला पावर है जहां पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका एक्सेस ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए एट द रजिस्टर ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस जो डिसाइड किया जाएगा. सो एक हो गया हमारा पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस. दूसरा आता है एंटाइटल टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. यानी कि क्या है? जो भी ऑफिसर होंगे, जो भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन उन्हें नेसेसरी लगेगा उनके ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए वो सारे एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन किससे मांग सकता है? कंपनी से मांग सकता है. तो ये ड्यूटी, ये काइंड ऑफ क्या यू कैन से पावर है किसके पास? ऑडिटर के पास ये एक पावर है. एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑल द ऑफ इट्स सब्सिडरीज. ध्यान से सुनना, ये एक अलग पॉइंट है दैट ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ध्यान से, ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी मे आस्क फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी विच रिलेटेड टू द सीएफएस. इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो है वो होल्डिंग कंपनी का है. ऑडिटर जो है वो होल्डिंग कंपनी का है और उसकी जो भी सब्सिडरी कंपनी है या जो भी एसोसिएट कंपनी है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इंस्पेक्शन की बात हो रही है या इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांगने की बात हो रही है. कौन से ऑडिटर से? जो ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का है. तो होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी कंपनी या उसकी जो एसोसिएट कंपनी है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांगने की बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो 3 पावर्स दिए हुए हैं ऑडिटर के पास. वापस से एक बार बताएंगे. सबसे पहला एक्सेस टू ऑल द टाइम एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि रजिस्टर ऑफिस पे होगा या तो एनी अदर प्लेस पे होगा. यहाँ पे ऑल द टाइम शब्द है, सिर्फ बिजनेस आवर्स शब्द नहीं लिखा हुआ. दूसरा पॉइंट आता है जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, जो उसको नेसेसरी
लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन वो कंपनी के ऑफिसर को पूछ सकता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी या उसके एसोसिएट कंपनीज के रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है रिलेटेड टू सीएफएस, उससे रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका एक्सेस मांग सकता है। तो ये हो गए 3 पावर्स जो कि एक ऑडिटर के पास दिए हुए हैं। अब ये 3 पावर्स के साथ साथ ड्यूटीज भी आएंगे। तो पावर्स तो इजी थे लेकिन ड्यूटीज बहुत सारे हैं। ये ड्यूटीज पे क्वेश्चन यूजुअली कभी कभी पूछा जाता है। सो ध्यान रखना कि ऐसा ही नहीं कि स्किप करके जाओ पूरा, एक बार ही सही लेकिन गो थ्रू करके जाना है। सो सबसे पहले सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? मैटर्स ऑफ इंक्वायरी। मैटर्स ऑफ इंक्वायरी में बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है। मैटर्स ऑफ इंक्वायरी में बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, एक एक करके समझेंगे। मैटर्स ऑफ इंक्वायरी में जहां पे वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाय द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो कंपनी है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जब भी हम ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे, उस टाइम पे कंपनी है, ठीक है, कंपनी के जो ऑडिटर्स है, ठीक है, वो क्या मांग सकते हैं? उनके पास एक पावर है किस बात का? इंक्वायरी करने का। किससे रिलेटेड? कंपनी ने अगर किसी भी तरीके का लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस टू किसी को भी, एनीवन, फिर चाहे वो कंपनी हो, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, किसी को भी लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, किससे गया है? कंपनी से गया हुआ है। देन इन दैट सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी इज हैज बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड and whether the terms on which they have made are prejudicial to the interest of the company or its members। prejudicial मतलब हानिकारक, harmful। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जब भी कभी कोई कंपनी किसी को भी, एनी पर्सन को लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, उस टाइम पे ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है अगर ये सिक्योर्ड है, ये कैसे है? सिक्योर्ड बेसिस पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये प्रूजुडिशियल नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? प्रूजुडिशियल नहीं होने चाहिए। प्रूजुडिशियल किसे बच्चों? प्रूजुडिशियल टू कंपनी या तो फिर कंपनी के जो मेंबर्स है उनको। तो ये प्रूजुडिशियल नहीं होने चाहिए, इस बात का क्या करना है? ध्यान रखना है ऑडिटर ने। तो ये हो गई सबसे पहली ड्यूटी इन सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1। दूसरी बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है whether the transaction of the company which are represented by merely तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी होता है तो सिर्फ बुक एंट्रीज के थ्रू नहीं, एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हो भी। वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वेदर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, वेदर द सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी सिक्योरिटीज है वो हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन, have a price at the less than that of what they have purchased by the company। अब दो चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ ली है, दोनों का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी है वो ट्रांजैक्शन जेन्युइनली होना चाहिए, सिर्फ बुक एंट्रीज के थ्रू आप मत घुमाना। मतलब कि फेक सेल्स बिल बनाना, फेक परचेसेस बिल बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एनी ट्रांजैक्शन बाय द कंपनी, any transaction by company merely represented बाय बुक एंट्रीज, क्या ये बात चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या ये पॉइंटर्स क्लियर हुए आपको? तो ये दूसरा पॉइंट है जो लिखा गया है ऑडिटर्स की ड्यूटीज में। तो पहले ए हो गया पॉइंट आपका, जहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, किसने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं? लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं कंपनी ने टू दी एनी पर्सन आउटसाइडर। तो इस टाइम पे प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द कंपनी और मेंबर, ये था पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जहां पे कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो मेयरली बाय बुक एंट्रीज वो रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप कोई भी, देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट कंपनी आप नहीं हो और ना ही आप बैंकिंग कंपनी हो। आप क्या नहीं हो? आप ना ही इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ना ही बैंकिंग कंपनी हो। उसके बाद भी अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट परचेस किया हुआ था आपका, वो
कम नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू जिस पर आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे। इसका अर्थ ये है कि देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या जिनका रिलेशन होता है कंपनी से, वो कंपनीज के जो एसेट्स होते हैं वो जितने परचेस किया उससे कम वैल्यू में परचेस करने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने जितने में परचेस किया उससे कम वैल्यू में परचेस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जो भी एसेट्स ऑफ द कंपनी है, फिर चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या एनी अदर सिक्योरिटीज, ध्यान रखना यहाँ पे जो एसेट्स की बात हो रही है, क्या वो फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, प्लांट मशीनरी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, उसकी बात नहीं कर रहे। ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो उनका वैल्यू परचेस वैल्यू से कम ही आएगा, तो सेल भी कम ही होगा। लेकिन ये उन एसेट्स पर बात कर रहे हैं जो यूजुअली अप्रिशिएट होते हैं, जैसे कि शेयर्स, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि अदर सिक्योरिटीज। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की इन्वेस्टमेंट है? शेयर्स, डिबेंचर्स पर या तो फिर कोई भी सिक्योरिटीज पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो परचेस वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए और सेल वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इस बात का ध्यान ऑडिटर ने रखना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने के चांसेस है। इसके अलावा वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज अ डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या है, आपको एक डिपॉजिट करके चैप्टर आएगा, उसमें आपको बेसिकली देखो फास्ट ट्रैक बैच है तो थोड़ा बहुत आइडिया है डिपॉजिट होता क्या है, राइट। तो डिपॉजिट के तौर पे उन्होंने क्या कहा, जो लोन्स एंड एडवांसेस है बाय द कंपनी, ये कैसे नहीं होने चाहिए? बाय द कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो एज अ डिपॉजिट शो नहीं किए हुए होने चाहिए। सो इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, जब भी हम कभी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए होंगे, कौन देगा? बाय द कंपनी, तो वो कभी भी क्या नहीं होने चाहिए? नॉट शोन एज अ डिपॉजिट। ये किसका काम है? नॉट शोन एज अ डिपॉजिट, ये चेक करने का काम है ऑडिटर का। तो ये 4 ड्यूटीज है जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी 4 ड्यूटीज बताई? सबसे पहला तो सिक्योरिटी को परचेस करने का, उसके बाद दूसरा मैंने बताया मेयरली एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय द कंपनी नॉट रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय द बुक एंट्रीज। तीसरा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल किया हुआ ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू परचेस वैल्यू से। चौथा मैंने आपको बताया लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए जाते हैं बाय द कंपनी वो एज अ डिपॉजिट नहीं दिखाए जाएंगे। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट को चार्ज नहीं होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस बुक एंट्रीज में, मतलब कंपनी के बुक एंट्रीज में नहीं आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, where it is stated that the books and documents of the company, where it is stated in the books and documents of the company that the shares, any of the shares have been allotted for a cash, where the shares has been allotted for a cash, whether the cash actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been so received, whether the position regards to the stated in the accounts of the books and balance sheet is correct, regular and not misleading। इतना फैंसी लिखा हुआ है, अब आप एग्जाम में इतना फैंसी कैसे लिखोगे? तो मैं बता दूं क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कभी आपके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे उस टाइम पे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना है, आपको ये देखना है जब भी शेयर्स की बात होगी, जब भी कभी शेयर्स की बात होगी तो क्या शेयर्स जो है वो फॉर अ कैश दे रहे हैं या फिर फॉर नॉन कैश दे रहे हैं, राइट। तो फॉर अ कैश अगर दे रहे हैं तो क्या उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है, आपको वो चेक करो। और अगर नॉन कैश है तो क्या चेक करना पड़ेगा? अगर नॉन कैश के थ्रू आया तो क्या बैलेंस शीट को सही, करेक्टली, नॉट मिसलीडिंग एंड रेगुलर बेसिस पे लिखा गया है क्या? इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे ले लेती हूँ, जगह यहाँ पे अच्छे से आ जाएगी। और एक पॉइंट वैसे भी हमारा जो बचा हुआ है मैं वो उसको ऊपर लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैश मिला है तो कैश रिसीव, नॉन कैश है तो क्या बैलेंस शीट जो है वो क्या करेक्टली लिखा हुआ है, मिसलीडिंग ना हो, इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है क्या? तो ये चेक करना जरूरी है। बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स का एंट्री या फिर इसॉप को लेकर जो एंट्रीज होती है क्या वो सही से पास हुई है या नहीं हुई है, उस पर बात करी जाएगी इस वाले पॉइंट पे। जो पॉइंट नंबर ई है वहां पे क्या लिखा है, रेवेन्यू अकाउंट में जो चार्ज होना चाहिए वो रेवेन्यू होना चाहिए और रेवेन्यू अकाउंट में पर्सनल जो चीजें है वो अकाउंट नहीं होनी चाहिए। यही बात करता है आपका ऑडिटर का
ड्यूटी का फिफ्थ वाला पॉइंट। तो इस तरीके से 6 ड्यूटीज है टोटल जो कंप्लीट करने हैं एज द ऑडिटर अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, जिसमें हम बात करेंगे मैटर्स ऑफ इंक्वायरी। मतलब यहाँ पे इंक्वायरी मतलब क्या है, यहाँ पे चेक किया जाएगा कि ऑडिटर जो है वो इसकी इंक्वायरी। एक पॉइंट छोटा सा बता देती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। ठीक है, एनक्वायरी इज इंस्पेक्शन, जो सीबीआई या इस तरीके के लोग करते हैं, मतलब जो स्पेशली सीरियस क्राइम किया जाता है तब होता है, वो इन्वेस्टिगेशन होता है एनक्वायरी। इंक्वायरी जस्ट इंफॉर्मेशन निकालना होता है। तो ये इंक्वायरी एनक्वायरी में गड़बड़ मत करना, एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना ध्यान रखना। सो इंक्वायरी ऑफ द मैटर्स, जिसमें ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर में ये सारे पॉइंट्स आपके कवर करे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2। रिपोर्ट टू मेंबर्स, ये भी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर की ड्यूटी है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? रिपोर्ट टू मेंबर्स। मेंबर्स को रिपोर्ट करना, किस पर रिपोर्ट करोगे तुम? ऑब्वियस सी बात है, जो भी अकाउंट्स आपने एग्जामाइन किए हैं एज ऑडिटर, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने एग्जामाइन किए हैं एज ऑडिटर, उस पे ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस टू बी लेड डाउन बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग and all the information and explanation to the best of his knowledge and belief which are necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statement। कितना लंबा स्टेटमेंट, बहुत सिंपल लिखा है लेकिन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या बात कर रहा है? ऑडिटर ने करना चाहिए इंफॉर्मेशन को पास ऑन। मतलब क्या है, कहाँ पे आप बताओगे? सेक्शन नंबर 143, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 बात करता है मैटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स, मैटर्स टू बी रिपोर्टेड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जब भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी को बताएंगे उस टाइम पे ध्यान से समझना, ठीक है? जब भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी को बताने की बारी आएगी उस टाइम पे क्या बताया जाएगा? एक तो आप इंफॉर्मेशन दे दो। किस बात का इंफॉर्मेशन दे दो? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने एग्जामाइन किया है एज ऑडिटर उसका दे दो। और दूसरा क्या दो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन दो। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपको किस तरीके से देने हैं? एक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन किए जाएंगे इन जीएम, लेट डाउन किए जाएंगे इन जीएम पे, उसके बारे में मेंबर्स को बताओ। एंड अलोंग विद दैट ये बताओ कि सारा जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है या जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिया है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीव आपने लिया हुआ है, और या तो फिर अगर आपको उसका फैक्ट या उसका क्या बोलते हैं सच्चाई नहीं पता है तो फिर आपने बस उसका जो इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंफॉर्मेशन आपने आगे पास ऑन करना है। इतना ही आपका 143 सबसेक्शन 2 का पहला पॉइंट। उसके अलावा 143 सबसेक्शन 3 किस पर बात करेगा? इतना लंबा पॉइंट है जो सेक्शन 143 पर बात करता है। सो अच्छे से समझना क्या बात कर रहा है। वेदर एन ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एंड अपीयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन ऑफ दोज बुक्स एंड पेपर्स, रिटर्न प्रॉपरली बुक्स एंड प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट। जब भी कभी वो रिसीव फ्रॉम द ब्रांच नॉट विजिटेड बाय हिम, मतलब जब भी कभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या सारी चीजों की बात होगी तो प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर एडिक्वेट रिटर्न्स और सारी चीजें आपको दी या नहीं। एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट, वेदर द रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑडिटेड अंडर सबसेक्शन 8 बाय द पर्सन other than company's auditor has been sent to him। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात कर रहा है? देखो यहाँ पे इसमें से ये तो आपका पहला पॉइंट था कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंबर्स को पहुंचानी है। दूसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है कि देखो आप कंपनी के ऑडिटर है। आप किसके ऑडिटर है? कंपनी के ऑडिटर है, करेक्ट है। अब आपकी कंपनी का कोई तो ब्रांच है। अब इस ब्रांच में भी तो काफी सारी चीजें चल रही है, तो इस ब्रांच से क्या आपको सारे जितना भी इंफॉर्मेशन आपने मांगा था, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मांगे थे, तो ये सारी चीजों को प्रॉपरली मैनर में सेंड किया गया है या नहीं किया है फॉर प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट्स, ये यहाँ पे बताया जाएगा। सो यहाँ पे जब भी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स की बात होगी तो ये सारे अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करे गए थे
तो ये इंफॉर्मेशन किसको देनी है, कंपनी के ऑडिटर को देनी है अगर ब्रांच है तो। वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L डेल्ट इन विद द रिपोर्ट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। मतलब क्या है कि जो रिटर्न में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है क्या उसी के साथ मैच करता है आपका बैलेंस शीट P&L, तो वो बताओ। सो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड उसके साथ साथ रिटर्न्स में जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो आपके बैलेंस शीट एंड P&L को मैच करता है क्या, ये आपको बताना है। तो ये हो गया एज ऑडिटर आपकी अगली ड्यूटी रिगार्डिंग द मैटर्स विच यू हैव टू गिव द assertion on. Assertion means your interpretation on whether in your opinion the financial statement comply with accounting standard। एक तो ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा किया या नहीं। दूसरा आप ये बताओ कोई एडवर्स रिमार्क है क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन है क्या कोई भी डायरेक्टर का जो वो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंडर आता है। एंड चौथा आता है एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क which is maintained on the accounts and the matters which are connected with। बट ये सारी चीजें आपको कैसे समझनी है, सबसे पहले तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिस नहीं हुआ है ना, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करते हो क्या। दूसरा आप ये बताओगे एनी एडवर्स रिमार्क ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, एनी एडवर्स रिमार्क। बट ये एडवर्स रिमार्क किस पर है बच्चों, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी पे है, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उसमें जो सेक्शन नंबर 164 अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंडर जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रहा है ना वो उसके अंडर, तो उस पे आपको बात करनी है। एंड एनी एडवर्स निगेटिव रिमार्क जो आपको देना है जिसको हम क्वालिफिकेशन कहते हैं, तो आपका कोई क्वालिफिकेशन है क्या ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उस पे भी रिमार्क दोगे। तो ये है ड्यूटीज या ये वो मैटर्स है जो कंपलसरी मेंबर्स को बताने हैं। एंड अलोंग विद दैट इसी पर असर्शन भी करना है, क्या करना है, इसी पर असर्शन भी करना है। तो ये असर्शन इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, क्या समझाया मैंने, असर्शन मतलब मैंने आपको बताया कि आपको उस पे ओपिनियन देना है, असर्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का एक पार्ट। बट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेप्शन भी है, इस पॉइंट का क्या है, एक्सेप्शन भी आता है। क्या पॉइंट बात करता है, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और नॉट। क्या लिखा गया है, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट फाइनेंशियल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ, वेदर द कंपनी कैन हैव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और नॉट। अब ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, ये है या नहीं ये चेक करना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ कंपनीज है जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये जो ये फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं, ये पर्टिकुलर प्रोविजन से एग्जम्पशन लाने के लिए 3 तरीके की कंपनीज होती है। एक होती है ओपीसी काइंड ऑफ कंपनीज, जो क्या करती है, ये क्या करती है, स्मॉल कंपनी और ओपीसी ये बहुत ही छोटी कंपनीज है जिसकी वजह से ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पार्ट है इस पर ऑडिटर कमेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन कौन से प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती, जो ये क्राइटेरियाज को पूरा करेगा, ये 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया को। तो एनी पार्टी, मैं लिखती हूँ एग्जाम्पशन टू प्राइवेट कंपनी, बट उस प्राइवेट कंपनी में एबीसी में से कुछ तो होना चाहिए, जिसमें मैंने पहले बोला स्मॉल कंपनी या तो फिर ओपीसी वाली जो कंपनी है उनको एग्जाम्पशन है। दूसरा, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 करोड़ से कम है। क्या लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। सो टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, इक्वल टू वर्ड लिखा है नहीं, लेस देन 50 करोड़। एंड लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो एग्रीगेट बोरोइंग्स है, किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी कॉर्पोरेट से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेस देन 25 करोड़। तो जो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो एग्रीगेट बोरोइंग्स है, एग्रीगेट बोरोइंग्स किससे? बैंक से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये कितने होने चाहिए? 25 करोड़ से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25 करोड़ से कम। तब जाके क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा उन प्राइवेट कंपनीज को। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इसको स्टार मार्क करके रखना। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी है, और सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब मैं बढ़ूंगी आगे। लास्ट जो रूल 11 ने दिए हुए पॉइंटर्स है क्या लिखा हुआ है? कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो बता देना। कोई भी फोर्सिएबल मटेरियल लॉस है, या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे जो इफेक्ट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बताओ। या फिर आईपीएफ को पैसा डीले करने के लिए, आईपीएफ को कोई भी पैसा ट्रांसफर करते टाइम पे डीले हुआ होगा तो, एक बार वापस से, आईपीएफ को पैसा ट्रांसफर करते टाइम पे डीले हुआ तो, कोई भी फोर्सिएबल लॉसेस होंगे तो, मटेरियल लॉसेस होंगे तो, या फिर किसी भी तरीके का कोई पेंडिंग लिटिगेशन होगा तो, ये 3 चीजों को आपको क्या करना है? पेंडिंग लिटिगेशन, फोर्सिएबल लॉसेस, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, एंड जो आईपीएफ को पैसा जो डिले हो रहा है, इस पर भी एज ऑडिटर आपको बताना है अंडर रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। एंड आखिरी, रीजन टू बी गिवन, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन या निगेटिव कमेंट गया तो आपको रीजनिंग भी देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक रूल 11 है बीच में, आपको रूल 11 ऑफ ऑडिट ऑडिटर्स क्या कहता है? 3 चीजें बताओ। कौन सी 3 चीजें? एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई भी आपके मटेरियल, दूसरा पॉइंट है ये वैसे तो, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस अगर कुछ भी हो रहे हैं तो वो बताओ। आईपीएफ को जो डीले हो रहा है आपको ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट का वो बताओ। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो बताना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड आखिर में लिखा गया था, आखिर में लिखा गया था कि ये जब सब कुछ हो जाएगा उस टाइम पे कोई भी क्वालिफिकेशन या निगेटिव कमेंट होगी तो वो बताओ। तो इसी के साथ आपका 143 पूरा कवर होता है। बस इतना अच्छे से देख के जाना ताकि एक बार गो थ्रू करोगे तो याद आ जाएगा एग्जाम में। एक बार लास्ट टाइम समराइज कर रही हूँ क्विकली। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, पहले पावर्स थे, पावर्स में 3 था। एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल द टाइम, जो रजिस्टर ऑफिस पे और एट एनी अदर प्लेस। दूसरा, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जरूरी है फॉर द ऑडिट वो मांगने की परमिशन। एंड तीसरा आता है उसके बाद थर्ड पॉइंट कि जो भी होल्डिंग कंपनी है उसका जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी या उसके एसोसिएट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है। पावर्स आउट। नेक्स्ट, ड्यूटीज। ड्यूटीज में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, मैटर्स पर जो इंक्वायरी हो रही है उस पर बात करेंगे। तो जो मैटर्स पे इंक्वायरी हो रही है उसमें क्या क्या पॉइंटर्स थे? सबसे पहला, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं बाय द कंपनी टू एनी पर्सन, तो ये देखो कि इफ दे आर ऑन सिक्योरिटी बेसिस दे शुड नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द कंपनी और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये था पहला पॉइंट। उसके बाद उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि भाई देखो जो भी एंट्रीज पास की है वो मेयरली रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए बुक एंट्रीज से। ओके उसके बाद तीसरा पॉइंट था, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप नहीं हो, बैंकिंग कंपनी आप नहीं हो, देन इन दैट सिचुएशन जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फिर में भी वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या अदर सिक्योरिटीज के हो, वो परचेस वैल्यू कम है एज कंपेयर टू सेल्स वैल्यू, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट पे आप पर्सनल अकाउंट्स की कुछ भी चीजें चार्ज नहीं कर सकते। लोन्स एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट नहीं दिखाया जाएगा। जो भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे जो भी एंट्रीज की जा रही है, तो अगर वो फॉर कैश है तो कैश रिसीव हुआ या नहीं, अगर नॉन कैश है तो क्या सही तरीके से करेक्टली बैलेंस शीट प्रॉपरली मेंटेन किया या नहीं किया। उसके बाद 143(2) में लिखा गया था कि मैटर्स, ये सारे मैटर्स कौन से थे? इंक्वायरी करनी थी। ये वाले जो मैटर्स है वो रिपोर्ट करने हैं मेंबर्स को या इस पे असर्शन करना है। कौन कौन से है? सबसे पहला, क्या इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, वो आप दे देना जो जीएम में आपको प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पे। फिर कंपनी का जो ऑडिटर है अगर उसे ब्रांच का कोई भी इंफॉर्मेशन मांगा जाए तो क्या वो सही से दिया गया या नहीं दिया। उसके बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एंड जो रिटर्न्स है उसको बैलेंस शीट एंड P&L से वो मैच होते हैं या नहीं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा किया है, क्या कोई भी एडवर्स या निगेटिव रिमार्क है, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रांग है या नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का एक्सेप्शन कौन सा है, मतलब एग्जाम्पशन कौन से कंपनीज को है, और पहले तो
प्राइवेट कंपनीज है, बट कौन सी प्राइवेट कंपनीज? 3 तरीके की। एक जो कि 1% है या तो स्मॉल है, दूसरा ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, एंड तीसरा या तो फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका बोरोइंग्स जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से जो है वो 25 करोड़ से कम है। तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी कंपनीज को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रूल 11 के हिसाब से 3 चीजें बताओ, पेंडिंग लिटिगेशंस बताओ, जो पैसा आईपीएफ को डीले हुआ है वो बताओ, एंड मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस जो आपके हो रहे हैं वो भी आपको ये मेंशन करने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? और इसके साथ साथ जो भी क्वालिफिकेशन है आपका उसका रिजल्ट बता देना, या उसका जो भी निगेटिविटी है उस पर आपने बस मेंशनिंग करना जरूरी है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 143 से लेके 143 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 तक। सो कैन आई से ये जो टोटल पूरा सेक्शन नंबर 143 है, इफ आई हैव टू डिवाइड इट इन दी ग्रुप्स, तो कैन आई से कि सेक्शन 143 को सबसे पहले तो सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 तक जो भी मैटर है वो सारा जो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर है उस पर है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर पर है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 5, 6, 7 तक ये सारा जितना भी मैटर है, ये सारा ऑडिट के जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है या टेस्ट ऑडिट है या जो टाइप्स ऑफ ऑडिट जो करने पड़ते हैं कंपनीज को उस पर है, राइट? हाँ या ना? करेक्ट है। उसके अलावा क्या बात कर रहे हैं, ये सारे मैटर्स किस पर है? ऑडिट पर है। इसके बाद जो अगला जो सबसेक्शन आता है, इसके आगे जो सबसेक्शंस आएंगे वो किस कहां से कहां तक है? 8 से लेके 11 तक। सबसेक्शन 8 से लेके 11 तक ये किस पे बात करेगा? ये बात करेगा कि ब्रांच में जब भी कभी ऑडिट होगा, ब्रांच में जब भी कभी ऑडिट होगा तो वो सारी चीजों को लेके कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजों को लेके है। एंड लास्ट में सबसेक्शन 12 से लेके सबसेक्शन 15 तक जब भी कभी फ्रॉड मिलेगा ऑडिटर को तो उसको लेके जो भी पॉइंटर्स है उस पे है। ये क्लियर है? उसका जो भी रिपोर्ट करना है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो सारी चीजें आपको बतानी है, रिपोर्ट बताना है, या जो भी मतलब जो अमाउंट है वो बताना है, कौन लोग है वो बताना है। तो ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आपको फ्रॉड की यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो हमने अभी कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया सेक्शन नंबर 143 से लेके 143 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं बढ़ूंगी आगे। अब मैं डायरेक्टली जा रही हूं अगले पॉइंटर्स पे, और वो है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 से लेके 15। बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पसंद भी आता है ये, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई है। ये क्या बात करता है कि देखो, जब भी कभी फ्रॉड ऑडिटर को मिलेगा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय एन ऑडिटर, एज अ ऑडिटर कंपनी में गए, कंपनी में जाने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ तो फ्रॉड मिला, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, करेक्ट है? तभी तो हमारा इंडिपेंडेंसी बना रहेगा। अब जब रिपोर्ट कर रहे हो आप गवर्नमेंट को, उस टाइम पे सारी चीजें जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे, ये 10 रुपए का स्कैम मिला इस कंपनी में, 10 रुपए का बिल नहीं मारा, चाय के नाम पे चाय का 10 रुपए का बिल जो है वो एक्स्ट्रा 10 रुपए की जगह 20 रुपए दिखा, ऐसी चीजें थोड़ी जाके बताओगे। आप जाके क्या बताओगे? आप बताओगे जो मटेरियल चीजें है वो। सही बात है ना? तो अगर मटेरियल चीजें बतानी है तो वो मटेरियल चीजें मतलब कौन सी चीजें है और कब बताना चाहिए और क्या क्या बताना चाहिए, वो सब कुछ बात किया जाएगा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 में। ठीक है, मैं एक बार लास्ट में आपको सारे सेक्शन का समरी दे दूंगी, डोंट वरी। बट अभी यहां तक अब हम लोग पहुंचे, तो क्या बात करता है ये सबसेक्शन 12? सबसे पहले, whenever the auditor has a reason to believe that offense involving fraud has the reason, इसके पास एक रीजन है, किस चीज का रीजन है कि यहाँ पे फ्रॉड है, which involves the expected to involve the individually an amount which is of 1 crore और above। कितने करोड़ का स्कैम बोल रहा है वो बोल रहा है कि फ्रॉड जो किया गया है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 1 करोड़ और अबव। सो 1 करोड़ इज इंक्लूडेड, एग्जैक्ट 1 करोड़ का स्कैम है इंक्लूडेड, तो आपको वो बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय हुम
ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। किसने बोला है? ऑफिसर या तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो होते हैं उन्होंने ये फ्रॉड किया हुआ है इन द कंपनी। एंड ही मीन्स हु? ऑडिटर। यहाँ पे ही मीन्स हु? ऑडिटर शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अब ये जो विद इन सच टाइम एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हम लोग ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पूरा प्रोसीजर है वो देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि कब फ्रॉड बताया जाएगा। व्हेन द ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट देयर इज अ फ्रॉड इन द कंपनी डन बाय द either by the officer or by the employee of the company involving the amount 1 crore or above, then he shall immediately within the time limit prescribed, time and manner as may be prescribed, shall report to the government। कितना सिंपल था, पूरा सबसेक्शन याद हो गया। वापस से एक बार बताएंगे क्या पॉइंट था। ये पॉइंट ये कहता है कि फ्रॉड जो ऑडिटर है कब रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। व्हेन द ऑडिटर हैज द रीजन टू बिलीव, व्हेन द ऑडिटर हैज द रीजन टू बिलीव दैट देयर इज अ फ्रॉड done by in the company, done by either the officer or the employee of the company, officer or the employee of the company involving the amount 1 crore or above, ठीक है, then auditor shall immediately in such manner and time as may be prescribed shall report to the central government। अब ये time and manner prescribed है क्या, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहले जब भी कभी ऑडिटर को फ्रॉड का नॉलेज आएगा, जब भी कभी ऑडिटर को क्या होगा, फ्रॉड का नॉलेज आएगा, उस टाइम पे मतलब ही नॉट लेटर देन 2 days, मतलब 2 दिन में जाके बताना है। जैसे ऑडिटर को पता चल गया कि फ्रॉड है, उसके विद इन 2 दिन आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजना है। सबसे पहले तो रिपोर्ट टू बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी, या तो बोर्ड को भेजो या तो एसी मींस ऑडिट कमिटी को भेजो, एंड सीकिंग द रिप्लाई और द ऑब्जर्वेशन। आप उनसे रिप्लाई मांगो, उनसे ऑब्जर्वेशंस मांगो कि ये ऐसे ऐसे मैंने नोट किया, आपको भी ऐसे लगता है क्या डायरेक्टर्स, आप बताओ, ऑडिट कमिटी आपका क्या कहना है, सच सच बताओ क्या हो रहा है कंपनी में। तो ये तरीके का क्या करना है, आपको रिपोर्ट देना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ऑडिटर को पता चला, फ्रॉड के बारे में पता चला, और ऑडिटर क्या कर रहा है, 2 दिन में बताएगा। किसे बताएगा? 2 दिन में बताएगा। किसे बताएगा? ऑडिट कमेटी को या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कौन से फॉर्म नंबर में बताएगा बच्चों? ADT 4 में बताएगा। कौन सा फॉर्म नंबर है? ADT 4 में बताएगा। 2 दिन में आप रिप्लाई मांगो, 2 दिन में ऑब्जर्वेशन मांगो। अब जब ये चीज होगी उस टाइम पे आपको क्या करना है, आगे ध्यान देखो। बोर्ड या तो ऑडिट कमेटी रिप्लाई देगा, या तो बोर्ड या ऑडिट कमेटी रिप्लाई नहीं देगा। या तो रिप्लाई देंगे या तो रिप्लाई नहीं देंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिप्लाई देने के लिए टाइम कितना दिया हुआ है? 45 डेज। कितना? 45 डेज। तो प्रोसेस कैसे चलेगा? नॉलेज हुआ है सबसे पहले यहाँ पे नॉलेज हो गया फ्रॉड का, सही बात है। यहाँ पे जब नॉलेज हो गया, उसके 2 दिन में ही आप ऑडिट कमेटी या तो फिर BOD को जाके रिप्लाई मांगो। वो रिप्लाई करने के लिए ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना टाइम दिया है? 45 डेज का टाइम दिया हुआ है। ऑब्जर्व करो एंड रिप्लाई दो। अगर ये रिप्लाई आया 45 डेज में तो, और रिप्लाई नहीं आया तो, करेक्ट है, उनको कितना टाइम दिया? 45 डेज का। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्लाई करेंगे या तो रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर रिप्लाई किया 45 डेज में तो फॉरवर्ड द रिपोर्ट एंड रिप्लाई ऑफ ऑब्जर्वेशन अलोंग विद द ऑडिटर्स कमेंट। तो जो भी रिप्लाई आया है, किसका रिप्लाई आया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी रिप्लाई आया है या ऑडिट कमेटी का जो भी रिप्लाई आया है, उसके साथ साथ जो ऑडिटर का रिपोर्ट है, वो सब कुछ ऑडिटर का रिपोर्ट वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने दिन में जाएगा? 40 विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज जाएगा। अब ये जो 15 डेज है कब से स्टार्ट होंगे? जब से रिप्लाई मिला। अब ध्यान से देखना, अगर रिप्लाई जो है वो इस डेट पे मिला, कहां पे देखो, यहाँ पे बीच में, तो ये वाले दिन से 15 दिन स्टार्ट करना है। अगर रिप्लाई यहां आया तो यहां से 15 दिन स्टार्ट करना है। अगर रिप्लाई यहीं पे आ गया तो यहां से 15 दिन स्टार्ट करने हैं। मैंने यहाँ पे 15 डेज इसके आगे क्यों लिखे? अगर रिप्लाई दिया ही नहीं, अगर रिप्लाई नहीं दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिट कमेटी में, तो 45 डेज का एक्सपायरी होने के बाद, यहाँ पे जो 45 डेज का एक्सपायरी हुआ है उसके आगे
के 15 दिन दिए जाएंगे ऑडिटर को कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना। सीजी को जाके बताना, सीजी को जाके क्या बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे हमने फ्रॉड को नोट किया हुआ है, 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ या उसके ऊपर है, और हमने रिप्लाई मांगा था लेकिन रिप्लाई नहीं मिला, या रिप्लाई मिला एज द केस में बी। तो अगर रिप्लाई दिया है तो, और जो भी रिप्लाई आया है वो, एंड ऑडिटर का जो उस पे कमेंट है वो, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द नोट कंटेनिंग द डिटेल कि हमने तो रिप्लाई भेजा था, हमने तो भेजा था लेकिन इन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया, ये बात आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताओगे। कौन बताएगा? आप मतलब ऑडिटर बताएगा। ये कौन है? ये है ऑडिटर। ये ध्यान से समझा क्या? और इसका रूल कौन सा है? कोशिश करना कि ये रूल नंबर याद हो। सारे रूल नंबर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश करना कि ये जो रूल नंबर है, रूल नंबर 13 सब रूल 2 में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। और इसी के साथ जब हम बात कर रहे हैं कौन से फ्रॉड जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस 1 करोड़ या उससे ज्यादा के, 1 करोड़ या उससे ज्यादा के फ्रॉड्स जाएंगे कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन लेस देन 1 करोड़ होगा तो कहां पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा रिपोर्ट टू बोर्ड और ऑडिट कमिटी। अब ये जब रिपोर्ट जाएगा तो क्या क्या बताया जाता है? नेचर एंड फ्रॉड विद द डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट है और कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है। और यही 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो नेचर क्या है, दूसरा अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, कौन कौन पार्टीज है, ये सब ऑडिटर ये सारी चीजों का डिस्क्लोजर करेंगे। क्या क्या? नेचर क्या था, कौन पार्टीज इन्वॉल्व है, और कितने अमाउंट का यहाँ पे सारा इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी रेमेडियल एक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया है वो भी। अब ध्यान रखना, जब भी सीजी को बताया जाएगा ये सारी चीजें सेम सीजी को कॉपी पेस्ट होंगी, ठीक है? ये सेम चीजें किसको बताई जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के को भी सेम चीजें बताई जाएंगी। कौन पार्टी, क्या रिप्लाई आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो एक बार वापस से मैं बता दूं, पूरा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 हमारा हो चुका है। तो एक बार विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार मेरे साथ साथ आप रिवाइज करोगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, जो कि बात करेगा फ्रॉड को लेके। तो जब फ्रॉड को लेके बात हो ही रही है तो क्या क्या पॉइंटर्स थे? सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कब बताया जाएगा? when the auditor has a reason to believe, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड था, has a reason to believe। किस बात का रीजन टू बिलीव है? रीजन टू बिलीव, किस बात का रीजन टू बिलीव है? रीजन टू बिलीव है दैट देयर इज अ फ्रॉड ऑफ अमाउंट 1 करोड़ और मोर in the company done by either the employee or the officer of the company। या तो एम्प्लॉय या तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने ये किया हुआ है। एम्प्लॉय को मैं इस तरीके से लिखती हूँ, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो इमीडिएटली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। बट इमीडिएटली क्या? वो विद इन टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब में बताना है। अब ये जो टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब किया है वो रूल्स में किया होगा, क्योंकि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। कौन सा रूल नंबर है? आई होप सो आपने जवाब दिया होगा, रूल नंबर 13 सब रूल 2 में दिया हुआ है, करेक्ट है। अब ये टाइम एंड मैनर में क्या बोला है कि देखो, अगर आपको पता चला फ्रॉड का नॉलेज हुआ तो 2 दिन में ही आपको जाके बताना है, किसको? ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और फिर 45 डेज का टाइम दो, रिप्लाई मांगो। 45 डेज का जब टाइम आएगा, या तो रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई आया तो रिप्लाई प्लस उस पर जो भी ऑडिटर का कमेंट है वो, ये सारी चीजें 15 दिन में देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और अगर रिप्लाई नहीं आया तो जो रिप्लाई नहीं आया है इस बात का पॉइंट प्लस जो भी ऑडिटर का कहना है वो आपको ऑन द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज देना पड़ेगा। ऑन एक्सपायरी ऑफ 45 डेज प्लस 15 डेज में आपको उसके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये वाले 15 डेज कब से है? जब से रिप्लाई आया। और ये वाले 15 डेज कब से है? जब एक्सपायरी हो जाएगा 45 डेज का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इज 45 डेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये था आपका सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। बस इस पे 1 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, वैसे देना क्या क्या है ये जब आप बता रहे हो, ये जो भी कमेंट आप कर रहे हो उसमें आप क्या क्या चीजें हैं जो आप बताओगे? तो सबसे पहला एक तो नेचर, दूसरा अमाउंट,
तीसरा पार्टीज। और जब ये तीनों चीजें बताई जाएगी तो बोर्ड रिपोर्ट में ये तीनों के साथ और एक पॉइंट दिया जाता है, जो भी रेमेडियल एक्शन लिया गया है वो। हाँ या ना? करेक्ट है। 1 करोड़ के ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा, 1 करोड़ के नीचे होगा तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को, 1 करोड़ के या फिर उसके ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सारी चीजें बतानी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये था आपका सेक्शन नंबर 143(12) जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। समझ आया? अब मैं बात करती हूँ 15 की, कि देखो पेनल्टी जाएगी अगर फ्रॉड हुआ है, और अगर फ्रॉड में किसी भी तरीके से ऑडिटर ने नहीं बताया तो जो भी ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, क्योंकि इनको भी कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 148, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 204, और हमारे ऑडिटर को तो ऑडिट करना ही पड़ता है इंटरनल ऑडिट या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना, एज ऑडिटर आपको सजा होगी। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख तक की सजा, या फिर दूसरी कंपनी एनी अदर मींस व्हाट, अनलिस्टेड कंपनीज है तो 1 लाख तक की सजा होगी। ये समझ आया? किसको? ऑडिटर की सजा है ये। ठीक है, ये था आपका 143(15). यहां तक सारे पहुंचे स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब देखो बीच में 2 सेक्शंस बचे हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10। क्या बात करता है 9 एंड 10? कि ऑडिटर जो है उसको कंपलसरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा एंड नाफरा के रिकमेंडेशन से देगा। थोड़ा बहुत देख के चले जाना, छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई, नाफरा देगा, आईसीआई के रिकमेंडेशन, आईसीआई जो है वो हेल्प करेगा और नाफरा के रिकमेंडेशन पे ये सब होगा। तो ये 9 एंड 10 में लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये इतना वाव रिलेवेंट इतना नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं बात करती हूँ अगले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि है आपका अगला ग्रुप ऑफ द सेक्शन, दैट इज 143(5), 6 एंड 7। सेक्शन 143(5) क्या बात कर रहा है कि जब भी कभी हम गवर्नमेंट के ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं, तो इसका पावर किसके हाथों में है? कैग के हाथों में, ये सबको पता है। तो जब भी कैग के हाथों में पावर जाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट भी किसको सबमिट करना पड़ेगा? कैग को ही सबमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही लिखा है, जब भी कभी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, पहली बात तो उन्होंने ये पैराग्राफ में बताया गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। क्या गवर्नमेंट कंपनी होगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ मिला के जो नॉट लेस देन 51% का स्टेक रखे। सही बात है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी का जब भी ऑडिट होगा और जो भी अपॉइंटमेंट होगा तो वो कौन करेगा? कैग करेगा। आपको पता है 139(5) एंड 139(7) में फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता है। तो उसे डायरेक्ट क्या किया जाएगा? डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एंड देयर अपॉन द ऑडिटर शैल सबमिट द कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू कैग। सिंपल यही बोला मैंने। द ऑडिट रिपोर्ट अमंग द ऑल द अदर थिंग्स शैल इंक्लूड व्हाट? जो डायरेक्शन दिए गए थे कैग से, जो एक्शन लिया गया, और जो भी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो। बहुत ही सिंपल है। ये एग्जाम में कैसे आता है पता है क्या? कभी कभी क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, किसका डायरेक्ट कैसे आएगा? कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करना है, आप बताओ क्या प्रोविजंस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 5 है। क्या बात करता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 5? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने के लिए पहले तो देखो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। कब होगी? जब वो 51 या उससे या बोथ। कब होगा ये? जब ये 51% या उससे ज्यादा का स्टेक रखे। जब भी कभी ये गवर्नमेंट कंपनी बनेगा तो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट होगा उसके लिए कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? अपॉइंटमेंट बाय ऑडिटर अपॉइंटमेंट, आई वुड से ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय कौन? कैग, दैट इज C&AG। ठीक है, मैं उसको कैग लिखती हूँ, कैग बोलती हूँ, कैग दैट इज C&AG। जब ये C&AG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर एंड जनरल, जब ये कैग बताएगा, अपॉइंट करेगा, तो ये सेक्शन 139(5) एंड 139(7) के हिसाब से करेगा फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए। तो जब ये ऑडिट के लिए जाएगा उस टाइम पे एक तो डायरेक्शन दिए जाएंगे। कौन डायरेक्शन देगा? बाय कैग।
उसके साथ साथ उसको इस डायरेक्शंस को क्या करना है, कंप्लाई करना है विद द डायरेक्शंस, और इसी के साथ साथ उसको जो भी उसका कमेंट होगा वो बताना है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे वापस से मिलेगी। तो डायरेक्शन बताओ, जो भी एक्शन लिया वो बताओ, जो भी उसके अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, और सबमिट कर दो वापस से कैग को। ठीक है, कमेंट ऑन अकाउंट्स एंड एफएस। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो किसे देने का, ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू कैग। इस तरीके से जब आप लिखोगे, जब आप समझोगे, तो आपको याद भी रहेंगी चीजें, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी स्ट्रांग होता है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपका रिवीजन जो है वो स्ट्रांग रहेगा, और जितना समराइज आपके पास होगा उतना, एक बार आपने खुद ने लिखा है ना, आपने लिखा हुआ है बार बार लिखोगे तो दिमाग वो सारी चीजें, जब बाद में कम टाइम है, 1.5 डेज है, पूरा रिवीजन करने में बहुत हेल्प होती है। सो मेक श्योर दैट यू मेक दीज काइंड्स ऑफ नोट्स वाइल रिवाइजिंग, वाइल राइटिंग, ये वाइल अंडरस्टैंडिंग लॉ। सिर्फ पढ़ लिया, हाँ समझ गया, ठीक है, ऐसा ऐसा मत करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, कमेंट बाय द कैग एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट का अर्थ क्या है कि कैग कभी कभी क्या करता है, 60 दिन का टाइम में ऑडिट रिपोर्ट जब भी मिला, जैसे इधर आपको मिला ना, यहाँ पे सबमिट किया, कैग को सबमिट किया ना गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, यहां से आगे 60 डेज का टाइम मिलेगा, 60 डेज का टाइम मिलेगा। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बाय कैग, वो क्या बोल सकता है, वो क्या बोल सकता है, कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या कंडक्ट करने के लिए, सप्लीमेंट्री ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए कैग बताएगा। और ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट को कंडक्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 के अंडर ये बातें होगी। जब ये सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए, ये कंडक्ट करने के लिए बताया जाएगा, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ मैटर्स है जिसपे और एक्स्ट्रा का, कुछ मैटर्स है जिसपे क्या चाहिए हमें, और एक्स्ट्रा का एनालिसिस चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए आप डायरेक्ट करो और उस पे कमेंट मांग लो, खत्म हो गया। और टेस्ट ऑडिट मतलब रैंडम कभी भी कोई भी ऑडिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, खत्म हो गया आपका। तो कंडक्ट करो और उस पे जो भी कमेंट है वो दे दो। ठीक है, एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, ये कहता है टेस्ट ऑडिट। समटाइम्स गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर टेस्ट ऑडिट ऑफ सर्टन कंपनीज, बट वो रैंडम होता है, कभी भी चाहे तो। ठीक है, ये हो गया आपका अगला टेस्ट ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट का कॉन्सेप्ट। अब आगे के जो सेक्शंस है, देखो हमने 9-10 देख लिया ऑलरेडी, है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको पूरा करो, ब्ला ब्ला ब्ला। सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 इज इंपॉर्टेंट, ब्रांच ऑडिट। ब्रांच का जो ऑडिट होता है, देखो कैसे होता है, एक मैं कंपनी का ऑडिटर है और मेरी कंपनी की, मैं कंपनी की ऑडिटर हूं, ठीक है ना, तो कंपनी जो होगी, कंपनी का कोई ना कोई ब्रांच होगा, तो कंपनी का जो ब्रांच का जो ऑडिटर होगा, या तो मैं खुद रहूं, तो देखो पहले तो ये देखो कि वो जो ब्रांच है वो किधर की है ना, क्या देखना है आपको, वो ब्रांच कहाँ की है। तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 किस पे बात करता है, ब्रांच ऑडिट पे। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रही हूँ, ये बिना देखे बिना सोचे समझे आपको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेसिक लॉजिक कॉमन सेंस से याद होगा। एक कंपनी है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया होगा, अगर इंडिया में है तो इसका जो ऑडिट है, या तो कंपनी का ऑडिटर खुद करेगा इसका ऑडिट, या तो फिर कोई भी एनी अदर पर्सन करेगा जो कि क्वालिफाई करता है सारे क्राइटेरियाज को टू डू द ऑडिट। सो एनी अदर ऑडिटर होगा। और अगर आउटसाइड इंडिया, देखो ये एनी अदर कौन होगा, एनी अदर होगा जो इंडिया के एक्ट के, इंडिया के जो भी लॉज है उसके हिसाब से जो ऑडिटर बनने की क्वालिफिकेशन रखेगा वो होगा। और अगर आउटसाइड इंडिया का होगा तो कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है, करेक्ट है, प्लस या तो फिर इसके अलावा कौन हो सकता है, जो भी अदर ऑडिटर हो सकता है जो कि कंपनी के मतलब इंडियन लॉज के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। या तो देखो आउटसाइड इंडिया है तो दैट कंट्री, जो भी आउटसाइड इंडिया की कंट्री होगी, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से जो भी ऑडिटर बनने की ताकत रखेगा वो बंदा ऑडिट कर सकता है। कॉमन सेंस है ना, बहुत इजी। इसी चीज को बस आपको शब्दों में लिखना है। क्या लिखा हुआ है देखो,
अगर अकाउंट्स एंड द ब्रांच ऑफ द कंपनीज आर ऑडिटेड, अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी का ऑडिटर या अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी का ऑडिटर या एनी अकाउंटेंट, एनी पर्सन जो क्वालिफाई करेगा ब्रांच का ऑडिट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ दैट कंट्री। समझ आया? ऑफ दैट कंट्री का ऑडिट करेगा। जैसे ही अगर देखो कंपनी का जो भी ऑडिट करेगा, वो ऑडिट जो भी उसका रिपोर्ट होगा वो सेम करना चाहिए उसने 143(1) to 4 के हिसाब से। और अगर फ्रॉड होगा तो जो भी मैनर एप्लीकेबल है वो कंपनी का ऑडिटर सारा रिपोर्ट करे। खत्म हो गया। ये बस इतना ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में बनता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैं बता रही थी आपको, ये एमसीक्यू में बनेगा, इतना ध्यान रखो। ओके, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 143(8) देखा। 143(8) के बाद 143(9) एंड 10 मैंने बोला आपको देख के खत्म करो। 9 एंड 10 पे किस पे बारे में था रे? 9 एंड 10 था वो ऑडिट का, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना है। एंड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, आईसीआई के रिकमेंडेशन से नाफरा के साथ मिलकर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो ये था आपका 9 एंड 10। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, क्या बचा? अभी सिर्फ 14 बचा। 14 बोलता है कि जो 143 के जितने भी प्रोविजंस है वो मुटाटिस मुटेंडिस मींस एज इट इज एप्लीकेबल टू सेक्रेटरियल ऑडिट जो 204 में होगा, एंड जो कॉस्ट ऑडिट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा वो 148 में होता है, उसके उनको भी एप्लीकेबल है। खत्म हो गया आपका 143, खत्म हो गया। मैं वापस से स्टार्ट से एंड तक सारे सेक्शन सबसेक्शंस के साथ आपको रिवाइज करवाती हूँ पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 143। तो ये जो 143 है एक बार अच्छे से पूरा कर लेना। एक बार पूरा सेक्शन 143 को रिवाइज करेंगे क्विक बेसिस पे। पहले बात करती हूँ मैं सेक्शन 143 पे बात कर रहा है। तो इसमें जो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू इंक्वायरी, ड्यूटीज टू इंक्वायरी सर्टन मैटर्स, जो भी मैटर्स थे लंबे सारे उस पे था। उसके बाद सब सेक्शन 2 किस पे था, जो भी मैटर्स आपको मेंबर्स को बताने हैं, मेंबर्स टू रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट टू मेंबर्स था, करेक्ट, रिपोर्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस पॉइंट याद रखना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट इस पे अच्छा था। ओके, उसके बाद जो सबसेक्शन 4 है हो गया है एकदम बेसिक, लास्ट वाला जो पॉइंटर्स बताए थे कि ये मैटर को इंक्लूड करो एफएस में, एंड जो भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन होंगे वो बता देना। सो क्वालिफिकेशन पर था ये, करेक्ट है। तो ये था आपका 143 का बेसिक। फिर उसके बाद 5 किस पे था, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट पर क्या रूल्स रहेंगे। उसके बाद 6 किस पे था, मेरे साथ साथ आप लिख रहे हो बोल रहे हो ऐसा आई एम अज्यूमिंग, करेक्ट है, सप्लीमेंट्री ऑडिट पे था। उसके बाद सबसेक्शन 7 था टेस्ट ऑडिट पे, ये यहां तक सब पहुंचे। उसके बाद सबसेक्शन 8 था, 8 किस पे था बच्चों, सबसेक्शन 8 था ब्रांच ऑडिट पे, करेक्ट है। उसके बाद 9 एंड 10 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों भी थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाफरा एंड वो सारी चीजों को लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 हुआ, 9 हुआ, 10 भी हुआ, 11 आपको नहीं था, 12 फ्रॉड पे था, 11 आपको नहीं है, 12 फ्रॉड मतलब लॉ में नहीं है, 12 किस पे है, फ्रॉड पे है, क्योंकि 11 कारों पे है तो वो ऑडिट में आप पढ़ोगे। उसके बाद आता है 13, वो भी आपको मतलब रिगार्डिंग फ्रॉड ही है, वो भी आपको नहीं है। एंड लास्ट बचा 14 एंड 15, कौन सा बचा, जो सबसेक्शन 14 है वो था 204 एंड 148 में जो ऑडिट होता है सेक्रेटरियल एंड कॉस्ट अकाउंटेंट वाला, उसको मुटाटिस मुटंडिस सारे सेक्शन 143 141 एप्लीकेबल होंगे। एंड आखिरी जो ऑडिटर का पेनल्टी सेक्शन थे,
1 लाख एंड 5 लाख वाला। तो ये था आपका पूरा सेक्शन नंबर 143। अगर इस तरीके से पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी लॉ में, ना याद रखने में, और समराइज सेक्शन सबसेक्शन सब याद होता है। बस आपको तरीका सही रखना है, इतना ध्यान रखना। डायरेक्शन सही रखो, मेहनत करने की इच्छा रखो। ऐसा नहीं कि हम सेक्शन नंबर्स याद ही नहीं करेंगे, क्यों ही याद करने, नहीं याद करेंगे, ये माइंड में रखोगे तो कभी याद नहीं होंगे। हमेशा याद करो कि आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे सेक्शन नंबर्स के साथ सब पढ़ना है, अपने आप सारे सब सेक्शंस याद होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा 143। 144 तो वी हैव कवर्ड। 145 बहुत ही इजी एंड फालतू है, अब बहुत छोटे छोटे बच्चे। 145 क्या बोलता है? 145 कहता है ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को साइन करना है ऑडिट रिपोर्ट, तो वो क्या करेगा? ऑडिटर रिपोर्ट्स जो है वो ऑडिटर ही साइन करता है। अगर वो साइन करते टाइम पे कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर ऑब्जर्वेशन देता है, क्वालिफिकेशन या तो ऑब्जर्वेशन देता है या कोई भी कमेंट करता है, तो उसका अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट है तो वो मेंशन करना चाहिए इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। और वो अगर कोई क्वालिफिकेशन, बेसिकली आई होप सो यू अंडरस्टैंड क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मतलब क्या है? निगेटिव रिमार्क, कंपनी में ये गड़बड़ है, अगर ये बताया जाए तो उस पर जो भी कमेंट है वो रीड करना है इन द जनरल मीटिंग एंड ओपन रखना है इंस्पेक्शन के लिए टू ऑल द मेंबर्स। ध्यान से समझना, ये जो ओपन रखा जा रहा है फॉर द इंस्पेक्शन, ये ऑडिट रिपोर्ट है जो इंस्पेक्ट किया जा रहा है। ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट है जिसको इंस्पेक्शन करने के पॉइंट पे बात हो रही है। इज दैट क्लियर? ये था सेक्शन नंबर 145। 146 बोलता है क्या ऑडिटर जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या वो अपने बिहाफ पे किसी और को भेज सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को? यस बिल्कुल भेज सकता है। क्या वो एग्जाम्प्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसको जो भी कम्युनिकेट करना है क्या वो बोल सकता है उसका उस मैटर पे? यस, right of the auditor to receive all the communication and notices of the general meeting and being heard का हक उसको मिलेगा। यही बात कर रहा है 146। आगे पेनल्टी सेक्शंस है। नाउ लेट मी टेल यू, सेक्शन 147 जो पूरा पेनल्टी का सेक्शन है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स नॉट रिमेम्बरिंग पेनल्टीज। ठीक है, अब आप पे है, आप क्या इन सारे पेनल्टीज को याद करना चाहते हो? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 147 का पेनल्टी तो स्टूडेंट्स ने याद करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑडिटर को पेनल्टी है, मतलब एज अ सीए जब आप ऑडिट करने जाओगे तब आपको ये पेनल्टीज लगेंगी। सो इसीलिए मेक श्योर कि आप ये सारे पेनल्टीज को करो। तो सबसे पहला जो पेनल्टी है सेक्शन नंबर 147 का, वो क्या है? वो ये है कि अगर सेक्शन नंबर 139 से लेके 146 बोथ इंक्लूसिव इन किसी भी सेक्शंस में ऑडिटर ने अगर कुछ भी गड़बड़ करी है, ऑडिटर ने किसी भी ऑफिसर ने कुछ भी गड़बड़ करी है, तो एक तो कंपनी लायबल होगी 25,000 से लेके 5 लाख तक, और हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल होगा 10,000 से 1 लाख तक। ठीक है, यही 5 और 1 हमें वहां पर भी था, कहां पे था रे? लिस्टेड कंपनी और अदर कंपनीज। और ये लिस्टेड और अदर कंपनीज का 5 और 1 कौन से सेक्शन में आपने पढ़ा? आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लेकिन अगर सेक्शन 143 अभी जस्ट हमने किया, सब सेक्शन 15 में ये पढ़ा था कि ऑडिटर को ये पेनल्टीज जा सकती है, ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर, उसे ये पेनल्टी जा सकती है। 5 लाख लिस्टेड होगी तो, और 1 लाख क्या होगी अदर कंपनीज को। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। ऐसा करके आपको कनेक्ट करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम कितना है? मिनिमम है 25,000 और यहाँ पे 10,000। ठीक है, 25 एंड 10। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ूंगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम हो गया। अब मेन जो कॉन्ट्रावेंशन होगा बाय द ऑडिटर, ये बड़ा खतरनाक है, ये तो याद करके ही जाओ। क्या लिखा है? अगर सेक्शन 139, 144 और 145 में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो मिनिमम कितना पेनल्टी है? 25,000 का। ऊपर भी 25 था, यहाँ पे भी 25 है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा? 5 लाख से लेके 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन। यहाँ पे भी वही था ना, 5 लाख ही था, तो ये वाला जो कंपनी का जो पेनल्टी है वही यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, बट विच एवर इज लोअर, so 5 lakh या 4 times of your remuneration, whichever is lower, will be the penalty for the auditor अगर 139, 144 and 145 में गड़बड़ करी। कौन कौन से सेक्शन है ये?
ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के, जहां पे ऑडिटर को कोई एडीटी, जैसे कि ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद कंपनी ने आरओसी को बताना होता है, तो वैसे ही रेजिग्नेशन के टाइम पे ऑडिटर ने बताना होता है। सही बात है ना, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2 में। सही बात है, तो ऑडिटर ने नहीं बताया। या फिर जैसे कि 139 में ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर एक्चुअली डिस्क्वालीफाई हो रहा था, लेकिन फिर भी ऑडिटर ने सर्टिफिकेट में झूठ बोल दिया। तो ऐसे चीजें जो ऑडिटर को बतानी, 140 इसमें कवर नहीं होगा, बट ऐसी चीजें जो ऑडिटर ने बतानी थी वो नहीं बताई, सर्टिफिकेट में झूठ बोला, या फिर 141 सर्विसेज दी जा रहे हैं, या 145 साइन गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ये पेनल्टी है। एंड अगर सच में ऑडिटर खुद ही फ्रॉड में नोइंगली अननोइंगली, जो भी नोइंगली अगर इन्वॉल्व हुआ, तो फाइन जो होगा वो 50,000 का तो होगा ही होगा, मतलब इसका डबल हो जाता है। सही बात है, इसका डबल कर देना। और ये जो 5 लाख है, 5 लाख की जगह पे क्या कर दिया, 5 टाइम्स इधर ही कर दिया। इधर तो बेचारा 4 टाइम्स पे ही था, विच एवर इज लोअर बोल रहा था, इधर फ्रॉड में तुम इन्वॉल्व हो गए ना, तो 25,000 कर दिया और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर किया। आपको समझ में आ रहा है कैसे याद करो? थोड़ा सा नंबर्स जो है वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए, वापिस से एक बार देखो, ट्राई करो, याद हो जाएगा। क्या क्या है मैं कोशिश करती हूँ आपको याद करवाने की, लेट्स सी कि कितने बच्चों को याद हो रहा है। सबसे पहले तो अगर 139 से लेके 146 तक के कोई भी सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन किया, किसने, कंपनी ने, या फिर कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, तो उसको कितना पेनल्टी है? अगर कंपनी है तो 25,000 का मिनिमम है, एंड मिनिमम ऑफिसर को है 10,000 का, और मैक्सिमम जो है वो कितना है रे, मैक्सिमम है 5 लाख का और 1 लाख का। ये याद हो गया। दूसरा, अब ऑडिटर की बात करेंगे। अगर ऑडिटर है, उसने कहां कॉन्ट्रावेंशन किया है, सेक्शन 139 में, 144 में, एंड 144, 139 एंड 146 में, इसमें कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कितनी सजा दी है? हर उस ऑडिटर को जो इसका कॉन्ट्रावेंशन करेगा, उसको मिनिमम कुछ भी हो जाए, उसको 25,000 तो है ही, मिनिमम कितना है, 25,000 तो है ही, बट मैक्सिमम कितना बोला था बच्चों? मैक्सिमम बोला था 5 लाख, ये इधर ही कॉपी किया था मैंने, बोला था राइट, और एल्स 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। याद हो गया? अगर यही ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ, यही ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ, तो कितना पेनल्टी जाएगा? मिनिमम जो जाएगा उसको, वो कितना लिखा था, क्या आप लोग को याद है? मिनिमम जो जा रहा था वो था 50,000, राइट, और मैक्सिमम जो जा रहा था वो 25 लाख। मैंने बोला ना 5 का 5 टाइम्स करना, 4 5, ठीक है, और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। तो ऐसे करके जब आप लिखोगे ना, तो आपको याद हो ही जाएंगे ये सारे पेनल्टीज। मैं कोशिश करूंगी ड्यूरिंग ऑल योर लेक्चर्स जितने भी पेनल्टीज हो वो मैं खुद ही आपको याद करवाऊं, जितने भी ट्राई कर सकते हैं हम पेनल्टीज लेक्चर्स में याद करेंगे, जिससे आपको बाद में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये था आपका सेक्शन नंबर लास्ट, सेकंड लास्ट, दैट इज 147, एंड आखिरी सेक्शन है 148। 148 क्या बात करता है? एक्चुअल में ये पुराने सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में था, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे बात करिए, कॉस्ट ऑडिट पे नहीं करिए। ठीक है, मॉड्यूल में अगर आप गो थ्रू करोगे थोड़ा सा, तो कॉस्ट ऑडिट पर ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पर बहुत कुछ लिखा है। तो बिकॉज दिस इज द फास्ट ट्रैक बैच, तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दी कहाँ पे, कॉस्ट रिकॉर्ड पे। तो सबसे पहला, कौन सी कंपनीज है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे? तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे पहले, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला ही पॉइंट लिखा है, ये बच्चा इग्नोर कर देता है कि अगर मैंडेटरी है या नहीं वो चेक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द सिचुएशन, आपका टर्नओवर क्या है, आपका क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया तो कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। दूसरा, या तो फिर कौन सी कंपनीज होती है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है? यूजुअली ऐसी कंपनीज जो कि एंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एज मे प्रिस्क्राइब। तो ये जो गुड्स क्या कैटेगरी दिया हुआ है, रेगुलर लेक्चर में मैं इस पे 1 घंटा डिस्कशन करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि ये वो गुड्स है, कुछ काइंड्स ऑफ गुड्स पर उन्होंने स्पेसिफिकली कैटेगरी दी हुई है, 4-5 कैटेगरीज। तो उन कैटेगरीज के गुड्स के प्रोडक्शन में अगर आपका कंपनी इन्वॉल्व है, एज प्रिस्क्राइब जो भी कंपनीज है, उन सारी कंपनीज
प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, और या तो फिर ऐसी कंपनी जो सच सर्विसेज दी गई है उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी कंपनीज को क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है। अब ये जब कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी किया जाएगा तो आपको कौन सी चीजों का कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है, पूरे सारी चीजों का नहीं, आपको बस इस चीज का, ये 3 चीजों का कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है। ये आप कॉस्टिंग में भी सीखते हो कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, दिस इज नथिंग बट दैट ओनली, मटेरियल, लेबर एंड अदर कॉस्ट आइटम मींस ओवरहेड्स। एग्जाम में ओवरहेड्स मत लिख के आना, एग्जाम में आपको ये लिखना है अदर आइटम्स ऑफ द कॉस्ट, ध्यान रखना, अदर आइटम्स ऑफ द कॉस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर। इस चीज का आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड। जब भी आप कभी ये मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे, तो डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी हो, आप टेबल ए या फिर टेबल बी, मतलब एक्चुअल में ये रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड जो सेक्टर है उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आप क्या करोगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे और कौन सी कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। बस इतना ध्यान रखना, ये जो कंपनीज होती है इनका जो टर्नओवर होता है, इनका जो टर्नओवर होता है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर 35 करोड़ को क्रॉस कर गया, कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है। कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है उन सारे कंपनीज के लिए जहां पे 35 करोड़ को क्या किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा टर्नओवर के तौर पे। अब ये जब क्रॉस किया जाएगा उस टाइम पे अगर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो करेगा वो क्या क्या चीजें करेगा, ध्यान से देख लेना। जब भी वो मेंटेन करेगा, वो क्लास ऑफ कंपनीज दैट फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड विच हैव नेट वर्थ एज सच और द टर्नओवर एज सच। देखो, नेटवर्थ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ खास नहीं बोला है, लेकिन टर्नओवर को लेके बोला है कि भाई 35 करोड़ या उसके ऊपर है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। और वो कॉस्ट रिकॉर्ड जिस तरीके से बोला जाएगा उस तरीके से करना है। अब कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा, जैसे हमने देखा 139 में क्या देखा कि नॉर्मल सीए जो है, प्रैक्टिसिंग सीए, वो स्टैट ऑडिट कर रहा है, तो वैसे कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉमन सेंस, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीएमआई, एमएआई, करेक्ट है। मतलब कॉस्ट ऑडिटर जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है जिसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होगा अकॉर्डिंग टू देयर एक्ट। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 21B of the Cost and Works Accountant Act 1959 defines the cost accountant। वो कौन है, एक तो वो वैलिड सीओपी होल्ड कर रहा होगा और उस इंस्टीट्यूट का मेंबर होगा। वो क्या करेगा, फुल टाइम मेंबर जो होगा, होल टाइम मेंबर, वही कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करेगा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड ओनली अ कॉस्ट अकाउंटेंट as defined under section 228 of Companies Act can be appointed as a cost auditor। कॉस्ट ऑडिटर के केस में, कॉस्ट अकाउंटेंट के केस में, कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फर्म होती है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो फर्म होती है, वो या फिर खुद कॉस्ट अकाउंटेंट एज अ इंडिविजुअल या तो फिर उसका एलएलपी, ये कोई भी अपॉइंट हो सकता है। बस इनके पास सीओपी होना जरूरी है और उनको सारे मुटाटिस मुटंडिस सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो एक स्टैट ऑडिटर पर होते हैं। वही उन्होंने कहा है, डिस्क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेबल होगा और सब कुछ। बस ये जो कॉस्ट ऑडिटर जो होता है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और उसके बाद उनका कॉस्ट ऑडिट भी करता है, तो ये जो कॉस्ट ऑडिट करता है उसका जो रिपोर्ट होगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, वो कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को फॉरवर्ड करेगा और 30 दिनों में क्या किया जाएगा, वही सेम रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है विद ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 148। ठीक है, अब इसी के साथ पूरा हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। लास्ट में बस एक बार सेक्शन 139 था पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और कैसे होगा क्या। 140 में हम हकाल रहे थे, ऑडिटर निकल रहा था या तो रेजिग्नेशन से या तो रिमूवल से। 143 पूरा ड्यूटीज ऑडिटर फ्रॉड हुआ तो क्या उस पे था। 144 में सर्विसेज दिए जा रहे थे। 145 में साइन किया जा रहा था। 146 में मीटिंग अटेंड किया जा रहा था। 147 में पेनल्टी था एंड 148 में कॉस्ट ऑडिट था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स था आई वुड से। तो ये था पूरा आपका क्या, कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अगर आप एक बार क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस गो थ्रू भी कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। आप आंसर मत चेक करना, बस क्वेश्चन देखो। दैट न्यू लिमिटेड अपॉइंटेड अ इंडिविजुअल फर्म एंड कंपनी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है। उन्होंने एक एजीएम हेल्ड किया है 30 सितंबर 2019 को।
नरेश की कर चुकी है इक्विटी शेयर्स में ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। ध्यान से सुनना, 1 लाख फेस वैल्यू में इन्वेस्टमेंट हो गया, बट टू बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या यहाँ पे वो डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा? क्या उसको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? हम देख चुके, कहाँ देख चुके हैं? अब आपको याद आ गया होगा, सेक्शन नंबर कौन सा था? 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी। आपको याद होगा सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी का जो सब क्लॉज 1 था, उसी में लिखा था कि कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज में, कोई भी इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज में अगर रिलेटिव वो पर्सन खुद या फिर उसका जो पार्टनर है वो इन्वेस्ट करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। हाउएवर एक एक्सेप्शन था, रिलेटिव अगर उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में अप टू फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट करता है, लेस देन 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको क्या करते थे? डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे। सो इसीलिए यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, देखो ये याद आया आपको, छास में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, रिलेटिव का हो रहा था, पर्सन का हो रहा था, पार्टनर का हो रहा था। तो अगर ऐसे कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं ऑफ द फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, तो हम उसको हटा रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू 1 लाख का ऑलरेडी उसने क्या कर दिया? ले लिया था। क्या? इक्विटी शेयर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस, टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अंडर 141(3), ही यानी कि ऑडिटर कौन है? ये न्यू लिमिटेड जो कि नरेश है, मिस्टर नरेश, शैल बी डीम्ड टू हैव हिज वेकेटेड हिज ऑफिस, और वो एज अ क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा? Hence the narration company can continue the function। ध्यान से सुनना, कंटिन्यू क्यों लिखा? बिकॉज 1 लाख के नीचे अगर आपका अमाउंट है या 1 लाख है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, रिलेटिव ने होल्ड किया तो। 1 लाख के ऊपर 1 रुपया भी गया तब भी आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हो, तो इसीलिए ये प्रोविजन था। तो आपको क्लिक हो रहा होगा अब। नाउ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे, पूरा क्वेश्चन बैंक, वैसे तो मैं पूरा एक क्वेश्चन आंसर्स का जो एक सेशन लेके आने वाली हूँ, राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स विथ मी, उसमें सबसे पहला स्टेप मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, फर्स्ट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डायरेक्टली जंप करता है क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस पे। नेवर डू दैट। मतलब ये है कि जब भी कभी आप लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे उसके बनाने हैं, उस हिसाब से समझो कि एज इफ आपको वो कॉन्सेप्ट को हर बार लिखना है, तो उस हिसाब से आपने क्या करने चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए उन कॉन्सेप्ट को, और 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, नोट्स लिख दिया आपने, उसके बाद उसका रिविजन करो, उसको याद, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, उसको लर्न करो। ठीक है, जैसे अब ये पेनल्टी याद ही करना पड़ेगा यार, इसको क्या आप बोलोगे कि नहीं हम याद नहीं करेंगे? नहीं बोल सकते, याद तो करनी पड़ेगी कुछ चीजें। सो रिवाइज करो, कुछ चीजों को लर्न करो। लर्न करने का तरीका क्या होता है? री रीडिंग नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा। जितनी बार आप लिखोगे, जैसे मैंने भी तो कितनी बार लिखा, आप ध्यान से नोट करोगे तो 143 मैंने कितनी बार लिखा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। 143 का रिवीजन कितनी बार करवाया मैंने, खुद ने लिखा, जब एक बार पढ़ा फिर वहां पे भी समझा, फिर वापस लिखा, फिर वापस याद करने की कोशिश करी। तो अगर मैंने किया है तो आपने तो करना ही चाहिए ना, राइट? तो ये लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम लिखो। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट कैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे वो पहले ढूंढो। आप डायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस पे मत जाओ। पहले क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए, क्या प्रोविजन आना चाहिए, कंक्लूजन क्या आ रहा है, क्या आप वो आइडेंटिफाई करने की ताकत रखते हो? पहले तो ये ढूंढो। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब अभी इधर ब्लंडर कर रहे हो, तो आगे के स्टेप पे घाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर बच्चे बोलते कि हम फेल हो रहे हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा। अरे तुम स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, अगर स्टेप बाय स्टेप गए तो फेल होने का चांस ही नहीं है यहाँ पे। अगर इसके बाद हो गए, मैं बता रही हूँ आपको, आप स्टेप्स को फॉलो करो, लॉ में आप फेल नहीं होगे। अगर कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन आया, देन राइटिंग प्रैक्टिस करो, एंड देन उसके बाद आप आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये स्टेप्स होते, इनमें स्टेप्स में स्किप कर दिया, आपका अटेम्प्ट गया समझो। अगर आपने ये नहीं किया है, लॉ में आपको दिक्कत होगी ही होगी, 100% दिक्कत होगी। बस मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, बट इनिशियल फेजेस पे कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो जो फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स है, इतना अच्छा रिस्पांस दिया है आपने फास्ट ट्रैक के लिए, मतलब लिटरली
तो वो सारे स्टूडेंट्स से मुझे इतना ही पता चला है दैट ये जो भी आप फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स हैं, वो सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं से तो पढ़ के आए हैं, या तो फिर उनको वहां पे उनको समझा नहीं, या तो फिर वो अटेम्प्ट में अभी जो रिजल्ट आया है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर हियर। तो प्लीज अगर आप वो रीजन से यहाँ पे है तो उस रीजन का प्रॉपरली यूज करो और इस तरीके को, इस स्टेप्स को एग्जैक्ट फॉलो करो। ट्रस्ट मी, मैंने सेल्फ स्टडी किया है हमेशा लॉ में, फिर चाहे वो सीए में हो, सीएस में हो, कोई भी लेवल हो। एंड मैं आपको जेन्युइनली, मतलब लॉ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने सीएस प्रोफेशनल 21 दिन में क्रैक किया था, ओनली 21 डेज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉ ही आता है। और वो किया है अगर 21 डेज में, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लॉ का दर्द कहाँ पे है और कैसे उसको आगे लेके जाना होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप स्टेप्स को फॉलो करो and you will be through in your attempt. Okay, take care, bye bye, all the best। इसी तरीके से अगले सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते रहेंगे। बाकी आप फीडबैक मुझे देते रहना। मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट है जो अगर कोई स्टूडेंट है जो नहीं नंबर शेयर कर पाया या नंबर जिसको नहीं मिला होगा, तो यू डू कनेक्ट मी ऑन ईदर दिस नंबर, व्हाट्सएप करना प्लीज, कॉल मैसेजेस पर ही मैं रिप्लाई करती हूँ, या तो फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करो, या तो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, जहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो वहां पे फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कर रही हूँ, और एंड आई होप सो कि आप उन सारी चीजों का बेनिफिट ले एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजों को आप शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।